प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 1 और 2 में दिए गए प्रश्नों को बताऊंगा। देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया है। कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दो शर्तें हैं प्रश्न नंबर 1 में कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। तो यहाँ थोड़ा हम आपको समझा दें। द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति एवं अस्तित्व। तो यहाँ समझने लायक बात यह है कि ये द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति क्या होती है। देखिए हमने आप लोगों को पूर्व में ये बताया था कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान, किस चीज़ का मान, विविक्तकर का मान शून्य हो या कोई धनात्मक संख्या हो तो उसके मूलों का अस्तित्व होता है। ये बात हमने आप लोगों को पूर्व प्रश्नों में बता चुका हूँ कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का जो विविक्तकर होता है, यदि विविक्तकर का मान शून्य हो या कोई धनात्मक संख्या हो तो उस दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होता है। अब रही बात ये मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो मूलों की प्रकृति जैसे कभी कभी प्रश्न में आंसर आ जाता है कि काल्पनिक, कभी कभी आ जाता है समान एवं वास्तविक। तो ये समझने लायक बात है। जब विविक्तकर का मान या अस्तित्व जिसको आप कहते हैं, अगर वो शून्य या धनात्मक संख्या आएगी तब तो मूलों की प्रकृति जो होगी वो समान वास्तविक होगी, वास्तविक या समान होगी। और यदि विविक्तकर का मान ऋणात्मक होगा तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी। क्या होगी? काल्पनिक होगी। तो जैसे प्रश्न संख्या 1 के पहले प्रश्न में क्या दिया है, 2x² - 3x + 5 = 0। अब हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व भी जानना है और प्रकृति भी जाननी है। तो दोनों को जानने के लिए हमें विविक्तकर ही ज्ञात करना होगा। और विविक्तकर क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि राशि b² - 4ac = 0 को द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका विविक्तकर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे विविक्तकर ज्ञात करते समय सबसे पहले आप a का मान, फिर b का मान, फिर c का मान निकालेंगे। तो द्विघात समीकरण में जो x² का गुणांक होता है वो a का मान होता है, जो x का गुणांक होता है वो b का मान है, इसके बाद जो बचता है वो क्या है? c का मान है। तो इस प्रकार हमने a, b और c का मान निकाल लिया। अब हम विविक्तकर को अंग्रेजी में डिस्क्राइमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्राइमिनेंट को संक्षेप में हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो d = होता है b² - 4ac। तो d = b की वैल्यू इसमें -3 का वर्ग -4 गुणे a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। तो d = -3 का वर्ग 9, फिर -4 दूनी 8, 5 40। तो d बराबर बनेगा -31। अब आप ये देखें कि जो d का मान आ गया, वो ऋणात्मक संख्या है। और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं शून्य से भी छोटी होती हैं।
तो जब d का मान कोई ऋणात्मक संख्या आएगी, या आप ऐसा कह दें कि d का मान अगर 0 से भी छोटा है, तो 0 से छोटा हो क्या सकता है, ऋणात्मक संख्या हो सकती हैं। तो कहने का मतलब संक्षेप में कि अगर d का मान ऋणात्मक होगा तो ना तो उसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो उसके मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि d का मान ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है जो कि 0 से छोटा है, जो कि 0 से छोटा है। चूंकि ऋणात्मक संख्याएं 0 से भी छोटी होती हैं, जो कि 0 से छोटा है, इसलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व, इसलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अतः दिए गए समीकरण के मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी, प्रकृति काल्पनिक होगी, काल्पनिक होगी। तो आप जानते रहिए कि अगर d का मान ऋणात्मक संख्या आएगी, अर्थात जो 0 छोटी होगी, तब तो उसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और दिए गए समीकरण के मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी। और अगर d का मान 0 आ जाए या कोई धनात्मक संख्या आ जाए तो उसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, समान या वास्तविक, वास्तविक या समान हम कह सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 के पहले प्रश्न को हमने बताया। अब दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या दूसरे वाले में मूलों की प्रकृति या अस्तित्व कुछ प्रश्न के मुताबिक हो सकता है या नहीं। तो प्रश्न संख्या 1 के दूसरे में क्या दिया है, दूसरे में दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए इस दिए गए समीकरण में भी हमें वही काम करना है, मूलों की प्रकृति जानना है और अस्तित्व जानना है। तो चाहे प्रकृति जाननी हो और चाहे उसके अस्तित्व को जानना हो, दोनों कार्यों को करना हो या दो में से किसी एक कार्य को भी करना हो, तो सर्वप्रथम आपको विविक्त कर ज्ञात कर लेना चाहिए। तो विविक्त कर ज्ञात करने से पहले हम a का मान, b का मान और c का मान निकालते हैं। तो देखिए इसमें a का मान क्या बनेगा, 3 बनेगा, b का मान -4 अंडर रूट 3 बनेगा, c का मान जो बनेगा वो 4 बनेगा। तो इस प्रकार a, b और c का मान मैं निकाल लिया। अब हम निकालेंगे विविक्त कर d बराबर, d का फुल फॉर्म होता है डिस्क्राइमिनेंट। तो d इक्वल फार्मूला क्या बनता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल होता है b, तो b की वैल्यू क्या है, -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a की वैल्यू कितना है 3, c की वैल्यू 4। तो d इक्वल बन जाएगा 4 चौक 16, 16 48 -4 3 बार चौक 48। तो ये घटाने पर क्या आएगा, 0। तो मैंने बताया कि अगर d का मान 0 हो या कोई धनात्मक संख्या आ जाए तो उसके मूलों का अस्तित्व होगा। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि d का मान 0 है, इसलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व बनेगा या अस्तित्व है, एवं समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति वास्तविक एवं समान होगी, वास्तविक एवं समान होगी, समान होगी। हाँ, इसलिए मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगी। तो प्रश्न में एक शर्त और कहा है
कि उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो अगर इसके समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी या समान होगी तो इसको ज्ञात भी कर देते हैं। तो मूल ज्ञात करने की 3 विधियां आप लोगों को मैं पूर्व में ही बता चुका हूं, गुणनखंड विधि से, सूत्र विधि से और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो आज हम आप लोगों को सूत्र विधि से इस समीकरण का मूल ज्ञात करके बताते हैं। तो हम इसमें देखिए बताया था कि जब सूत्र विधि से अगर आपको किसी द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे यक्स बराबर। तो अगर समीकरण में यक्स अक्षर प्रयुक्त है तो सूत्र यक्स बराबर बनेगा, वाई अगर प्रयुक्त है तो सूत्र वाई बराबर बनेगा। तो यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपान 2a। तो यक्स इक्वल माइनस बी की वैल्यू कितना दिया है, -4 अंडर रूट 3, ये बी की वैल्यू है। देखिए सूत्र में माइनस लगा हुआ है और बी की वैल्यू भी ऋण चिन्ह में है, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट्स में रख दिया। फिर प्लस माइनस अंडर रूट चिन्ह में आप देखें थोड़ा से सूत्र विधि से यहाँ मूल ज्ञात करने का एक कारण मेरा और था, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। चूंकि हम डी का मान जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और उसमें अंडर रूट चिन्ह में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू हम प्राप्त कर चुके हैं 0 के बराबर। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac पर 0 प्रतिस्थापित कर देंगे तो प्रश्न कम लाइनों में हल हो जाएगा। अपान कितना है, 2 गुणते ए की वैल्यू क्या दिया है 3 है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे यक्स बराबर माइनस इसको तोड़ेंगे 4 अंडर रूट 3 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, अपान में 3 दूनी 6। तो यक्स बराबर, अब इसकी हम तुलना प्लस माइनस से अगर करना चाहें तो प्लस से करेंगे तब भी 4 अंडर रूट 3 रहेगा, माइनस से करेंगे तब भी 4 अंडर रूट 3 रहेगा। अगर हम 4 अंडर रूट 3 में प्लस 0 जोड़ते हैं तब भी वही वैल्यू प्राप्त होगी और 4 अंडर रूट 3 में माइनस 0 घटाते हैं तब भी वही प्राप्त होगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं यक्स बराबर 4 अंडर रूट 3 अपान 6। तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। इस प्रकार यक्स बराबर बनेगा 2 अंडर रूट 3 बटा 3। तो इसी को हम लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण के 2 वास्तविक मूल हमारे क्या होंगे, 2 अंडर रूट 3 बटा 3 कामा 2 अंडर रूट 3 बटा 3। तो जब अगर मान लीजिए चूंकि 2 मूल यहाँ लिख देना चाहिए, समीकरण के 2 मूल होते हैं अधिकतम, तो चूंकि जो पहला आया है वही इसके लिए दूसरा भी आएगा, इसलिए हम इसको यही मान लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 1 में आए हुए प्रश्न संख्या 1 और 2 को मैंने बता दिया। तीसरा आप लोग इसी तरह से कर सकते हैं। अब आइए हम आपको प्रश्न संख्या 2 में दिए गए प्रश्नों को बताते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है, प्रश्न संख्या 2 में हमें k का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, k का मान। प्रश्न लिखा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 2 में k का मान ज्ञात करना है और समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके 2 बराबर मूल हों। जैसे प्रश्न में क्या दिया है, पहला है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ये है। तो इसमें हमको k का मान निकालना है। तो आप लोग जानिए कि जब किसी द्विघात समीकरण में किसी भी ऐसी राशि का अगर मान निकालना हो जिसके लिए समीकरणों के दोनों मूल बराबर हों, तो उस स्थिति में उस अज्ञात राशि का मान निकालते समय आपको सूत्र प्रयोग करना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो यहाँ पर k का मान निकालने के लिए हम क्या सूत्र प्रयोग करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। ऊपर बल्कि हम यहाँ लिख देंगे कि चूंकि समीकरण के दोनों मूल प्रश्न में दिया है जिसके 2 बराबर मूल हों, तो चूंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हों, चूंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हों, इस परिस्थिति में k का मान जानने के लिए
सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हम लगाएंगे। तो b का मान हम प्रश्न में देख रहे हैं क्या दिया है k, तो हम k प्रयुक्त करके स्क्वायर कर देंगे -4 गुणे a की वैल्यू क्या है 2 गुणे c की वैल्यू क्या है 3 बराबर कितना 0। तो k का वर्ग -4 दूनी 8 8 त्रिक 24 बराबर कितना 0। तो हमें k स्क्वायर बराबर चाहिए तो +24 k बराबर करेंगे प्लस माइनस √24 तो k बराबर प्लस माइनस। अब 24 के बारे में आप जानते हैं कि 2 √6 इसका होगा। चूंकि हम अगर 24 का खंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरेक 24 ये बनेगा। तो वर्गमूल में जिसका जोड़ा बनेगा वो तो बाहर आएगा, तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, इसलिए 2 कहाँ आ जाएगा बाहर, और 2 3 का जोड़ा नहीं बनेगा तो ये अंदर रहेगा 3 दूनी 6। तो यहाँ k का मान हो जाएगा प्लस माइनस 2 √6। इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 के दूसरे में भी k का मान निकालना है, तो हम प्रश्न संख्या 2 का दूसरा भी लिख कर इसी सूत्र का प्रयोग करके उसको भी हल कर देते हैं। देखिए दूसरे में क्या दिया है समीकरण कि kx कितना दिया है, kx इंटू करके x -2 + 6 इक्वल 0। अब देखिए अभी तो ये जो प्रश्न दिया है ये द्विघात समीकरण के रूप में परिणित ही नहीं है। पहले हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में परिणित कर लेंगे जिससे कि हमें a, b और c का मान आसानी से पता चल सके। तो पहले हम kx का गुणा जब x में करेंगे तो kx स्क्वायर -2kx + 6 इक्वल 0। अब देखिए जो x स्क्वायर का गुणांक k होगा वो a का मान बनेगा, जो x का गुणांक -2k है वो b का मान बनेगा, फिर जो c 6 बच रहा है वो c का मान होगा। तो इसी मान को हम इस पर प्रतिस्थापित कर देंगे तो k का मान निकल आएगा। तो b का मान क्या होगा, जो x का गुणांक होगा अर्थात -2k का होल स्क्वायर। x का मतलब x का जो गुणांक हो तो -2k है तो -2k का होल स्क्वायर करेंगे, चूंकि b स्क्वायर दिया है -4 गुणे a की वैल्यू मतलब जो x स्क्वायर का गुणांक हो अर्थात k गुणते c की वैल्यू जो बच रहा हो अर्थात 6 बराबर 0। तो इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग सदैव धन में होता है या धन चिन्ह में आता है। 2 का वर्ग 4, k का वर्ग k स्क्वायर -4 छंग 24 k बनेगा बराबर कितना 0। तो हमें 4k स्क्वायर बराबर जब पक्षांतर करेंगे तो 24 k पाएंगे। अब अगर हम इस k की घात काट दें तो ये k कट जाएगा, तो ये बचा क्या 4k बराबर 24। तो 4 छंग 24 अर्थात k बराबर 6। तो यहाँ पर k का मान क्या होना चाहिए 6। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 में दिए गए समस्त प्रश्नों का हल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 इन तीनों प्रश्नों को हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।